कि ए कॉइन ऑफ 100 ग्राम ऑन द पाम एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। हथेली पर 100 ग्राम द्रव्यमान द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। ट्रक और कार अगर दोनों सेम वेलोसिटी से जाने लग रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो दोनों ने सेम टाइम पर ब्रेक लगाए, लेकिन फिर भी क्या होता है, कार जल्दी रुक जाएगी और ट्रक बाद में जाके रुकेगा। ऐसा क्यों? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लाइसिंग साइंस। मैं हूं पवन कुमार। आज की ये वीडियो आपकी डिमांड पर लाई गई है। आपकी डिमांड थी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जो कि जिसे हम सेट बोलते हैं, इस क्वेश्चन भी हम डिस्कस करें। तो साथ के साथ हम मैट के साथ साथ हम सेट के क्वेश्चंस को भी लगातार लगाते रहेंगे, ताकि दोनों का आपको पता लगता रहे। देखते हैं आपके एग्ज़ाम आने तक हम कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस ये हो रहे हैं वो केवल एक क्वेश्चन ना होकर पूरा कंसेप्ट होता है। तो उस क्वेश्चन को उस कंसेप्ट की भांति समझ के इस तरह से याद करें कि उस कंसेप्ट के बेस पर अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको सोल्व कर सकें। जब आप एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज को दूसरे क्वेश्चन में लगाकर उसको सोल्व करना शुरू कर दोगे, तो आप समझना कि अब आप राइट ट्रैक पर हो। इसलिए आपको रटना नहीं है और समझना है। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं अपना ये नेक्स्ट लेक्चर सेट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मुझसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने उसमें दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये है हमारा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका टेस्ट किया जाएगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कितनी नॉलेज है, और ये क्वेश्चन होंगे 101 से 200 के बीच। तो अगर मैं 101 क्वेश्चन को लूँ, पहले क्वेश्चन को लूँ इसके, तो इसमें क्या पूछ रखा है, ए बॉय ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर्स टुवार्ड्स वेस्ट, हीज डिस्प्लेसमेंट इज। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। एक लड़का 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, जैसे ये बता रहे हैं हम वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर खड़ा है कोई बच्चा और ये 3 किलोमीटर कहाँ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ। उसके बाद वह 4 किलोमीटर चलता है पश्चिम दिशा की ओर। अब क्या होता है कि यहाँ पर आप एक कंपास बना लिया करें। यहाँ लिखो ईस्ट, यहाँ लिखो वेस्ट, ऊपर लिखो नॉर्थ और नीचे लिखो साउथ। जैसे कि हमारा इंडिया का मैप होता है तो कश्मीर नॉर्थ की तरफ है, तमिलनाडु साउथ में है, असम ईस्ट में है और गुजरात वेस्ट में है। अब इसमें हम नॉर्थ में चले गए 3 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर गए हैं किस तरफ, वेस्ट की ओर। देखो वेस्ट उस तरफ चलना है ना, तो वेस्ट की ओर गए 4 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि उसका विस्थापन क्या होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जो सबसे छोटी डिस्टेंस, छोटी दूरी तय करेगा, यहाँ ए से बी के बीच में, ये मान लो सी पॉइंट है, तो ए से बीच की दूरी अगर हम यहाँ ये निकाल लें तो हमें इसका आंसर पता लग जाएगा कि कितनी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का एक सीधा सा मीनिंग यही होता है कि पहले कहाँ था और बाद में वो कहाँ विस्थापित हुआ है, तो वो इस पॉइंट पर विस्थापित हुआ है और इनके बीच की दूरी कितनी है, वही है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो क्या आता है, ए बी का स्क्वायर होता है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर तो निकालना है। ए सी कितना है, ए सी है 3 स्क्वायर, बी सी कितना है 4 किलोमीटर है तो उसको कर दो 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या आ गया 9, 4 स्क्वायर क्या आ गया 16, दोनों को जोड़ो क्या आ गया 25। अब हमें ए बी का स्क्वायर मिल गया 25, तो क्या हमें ए बी नहीं पता लग जाएगा। ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और रूट 25 होता है 5। इसका मतलब वो ए से बी के बीच में दूरी तय की गई है 5 किलोमीटर की, और यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या पूछ रखा है, ये कह रखा कि ए कॉइन ऑफ 100 ग्राम ऑन द पाम एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। हथेली पर 100 ग्राम द्रव्यमान द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। मतलब कि ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक हथेली पर अगर कोई सिक्का रख दें तो इस सिक्के के कारण इस हथेली पर क्या बल लगाया गया होगा। अब हमें फोर्स के फार्मूला का पता है कि फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास हमें दिया गया है कितना, 100 ग्राम, जो ग्राम है और किलोग्राम है, ये यूनिट होती हैं वेट की, या फिर आप बात कहें मास की, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब जो ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पर जहाँ पर आपको किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें या फिर किसी अर्थ के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन हम ज़्यादातर यूज करेंगे वो यूज करेंगे एक्सेलरेशन किसके कारण लग रहा होगा, वो लग रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब जो हमारी जो अर्थ है वो किसी भी चीज़ पर अगर आपको वो खड़ी हुई दिखाई दे रही है, स्थिर दिखाई दे रही है, तब भी उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होती है, अपनी तरफ खींच रही होती है। तो वहाँ पर वो जो बिल्कुल खड़ी है, स्थिर दिख रहा वो सिक्का, उस पर भी ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन करने की कोशिश करती है, जिसको एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे बोलते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया ना कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो निकलता है वो निकलता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होता है कितने टाइम में। तो चेंज इन वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड, और जो टाइम की यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो जब मीटर प्रति सेकंड को ऐसे लिखेंगे हम इनटू सेकंड, तो इसकी जो यूनिट का पता लग जाता है, वो लग जाता है कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो 9.8 इसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब हम इसको कॉन्स्टेंटली कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखें तो वहाँ पर एक ही जगह पर तुरंत लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि 9.8 है, ये 9.8 जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते टाइम पर ये थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि 9.8 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम इसको आसान करने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 9.8 10 के बिल्कुल पास में है ना, तो हमारे जो आंसर की मिलती जुलती वैल्यू हमें पता लग जाएगी। अब चलते हैं दोबारा से अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि फोर्स बताना है कि कितना फोर्स उस सिक्के ने हथेली पर लगाया। उस सिक्के का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 100 ग्राम, और जो एक्सेलरेशन हमें पता है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 9.8 की बजाय अगर मैं 10 से गुणा कर दूं इसकी, तो हमारा आंसर और भी इजी हो जाएगा। तो 100 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया, 1000 ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 1000 ग्राम, इसको आप अगर ध्यान से देखें तो हम इसको 1 किलोग्राम लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो फोर्स लगा है वो इतना लगा है। अब यहाँ पर अगर हम अपने ऑप्शन की ओर जाएं तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 100 ग्राम। क्या 100 ग्राम का फोर्स कभी हो सकता है? क्या ग्राम, इस यूनिट को देखें, क्या फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या ग्राम में होती है? बिल्कुल नहीं होती, इसको तुरंत काटो। दूसरे में क्या दे रखा है, किलोग्राम, ये भी मास की यूनिट है, वेट की यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट नहीं है। तो दो भी कभी आंसर नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर गैस करना भी चाहें, अगर आपको आंसर निकालना ही नहीं आता, अगर आपको गैस करना पड़ रहा है, तो भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि किसको तो हमें गैस करके आंसर देना ही नहीं है। तो पहले को और दूसरे को तो भूल कर भी ना लगाएं, क्योंकि ये फोर्स की यूनिट ही नहीं होती। अब फोर्स की यूनिट इन्होंने दे रखी है 100 न्यूटन और 1 न्यूटन, और हमारे पास में आंसर आया है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ भी अगर हमें आंसर लगाना चाहें तो हमें दिख जाएगा कि यहाँ पर 1 है, तो भी हम जाएंगे ऑप्शन 4 की ओर, क्योंकि 100 तो आया ही नहीं है। तो फिर भी अगर मैं इसको 3 और 4 को दोनों को कंसिडर करूं, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर। मतलब कि अगर कोई 1 किलोग्राम का मास किसी चीज़ का है, तो उसको उसकी जगह से अगर हमें डिस्प्लेस करना है, हटाना है, तो क्योंकि ये हटाने की तो होती है ना, एक्सेलरेशन का मतलब वही तो होगा ना कि उसको कुछ ना कुछ मूवमेंट देने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए जितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी वो होता है 1 न्यूटन। तो आप इसको बिल्कुल याद रख लें कि 1 न्यूटन को 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं फोर्स इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 न्यूटन। इस तरह से हमारा आंसर मिल गया कि ऑप्शन हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है कि मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली विद स्पीड v
किसी वस्तु को v की चाल से अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगी वो। मतलब कोई चीज़ यहाँ से अगर हम ऊपर फेंकें तो कितनी हाइट वो अटेन करेगी, मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट कितनी करेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो तय करेगी ये। तो हम इसको डिस्टेंस भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी हमारी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी v, और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पर क्या होगी, 0। और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हमें निकालना क्या है, s। या तो s लिख दो या फिर s को हम हाइट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में एक इक्वेशन होती है v² - u² = 2as। अब यहाँ पर जो a है इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यों, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है या फिर ऊपर से नीचे आती है तो उस पर जो हमारी अर्थ है वो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर लगाती है, और उस फोर्स को लगाने में जो एक्सेलरेशन यूज होता है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं जी से। हमारे पास में ऑप्शन में जगह जगह पर जी दे रखा है, ये जी यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मैं क्या करूँगा, अपने ऑप्शन के अनुरूप इसको चेंज कर लूँगा और ए की बजाय मैं क्या लिखूँगा, 2gs। अब v का मतलब क्या है, s की बजाय में मैं h लिख सकता हूँ। s की बजाय मैं क्या लिख लूँगा, h लिख लूँगा, क्योंकि हमें पता है ना कि मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो s की बजाय भी h, क्योंकि s जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस ही तो हमें निकालनी है जिसको हम हाइट भी कहते हैं, कि नीचे से ऊपर तक कितनी हाइट वो अटेन करेगी। अब v² v की बजाय हम v रखेंगे, u को हम 0 कर देंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। 2gh, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, h मिलेगा। h निकालेंगे तो v² इधर रह गया और अपॉन 2g, यही हमारा आंसर है। v² अपॉन 2g कहाँ है, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। निकाला कैसे है, हमने एक इक्वेशन लगाई v² - u² = 2as। हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं, v = u + at, s = ut + ½ of at², और तीसरी इक्वेशन होती है v² - u² = 2as। अगर हमारे पास टाइम हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम ये इक्वेशन लगाते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस दे रखी हो, एक्सेलरेशन दे रखा हो, v का नहीं पता है, तो हम ये इक्वेशन लगाते हैं। और जब हमें डिस्टेंस का पता हो और इन बाकी 3 चीज़ों का पता हो तो हम ये इक्वेशन लगाते हैं। तो मैंने इसमें ये थर्ड वाली इक्वेशन यूज की है और ये आंसर निकल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 104 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 104 में लिख रखा है कि व्हाट वुड बी द रिटार्डेशन ऑन ए कार टू स्टॉप इन 200 मीटर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान कार को 200 मीटर विस्थापन तक रोकने के लिए आवश्यक त्वरण होगी। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखें। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है। और जो रिटार्डेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन ना लिखने के बजाय रिटार्डेशन लिखा, क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो घट रहा है। जब एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा, जब त्वरण कम होगा, तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं कि ये डी एक्सेलरेट कर रही है चीज़ें। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो तेज चलती हुई जो गति से कार है वो धीमी हो जाती है, तो जो वो धीमी हो गई, उसका एक्सेलरेशन कम हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई, उस टाइम पर हम उसको बोलेंगे कि वो रिटार्डेड कर रही है, रिटार्डेशन में है अभी। तो ये कह रहा है कि जब हम किसी चीज़ को ब्रेक लगाएंगे तो 200 मीटर तक, यहाँ से यहाँ ब्रेक लगाना शुरू किया तो 200 मीटर तक यहाँ रुकने तक उसको कितना एक्सेलरेशन अपने में लाना होगा कि वो 200 मीटर के बाद में जाकर रुक जाए, जबकि उसकी जो स्पीड थी वो थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि वो किस स्पीड से चली आ रही है, वो स्पीड से चली आ रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की। मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें डिस्टेंस का पता है, जो दे रखी है 200 मीटर। देखिए यहाँ पर तो किलोमीटर है और यहाँ मीटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हम किलोमीटर से मीटर में बनाएं या फिर मीटर से किलोमीटर में चेंज करें यूनिट को। आगे हम देखेंगे अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन में क्या दे रखा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही दे रखा ना। तो इसका मतलब हमें किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बनाना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को सबसे पहले हम बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो आप करोगे 72 को गुना करोगे 5/18 से,
तो जब 5/18 से गुना करोगे तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछ ले कि मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो आप क्या करोगे, मीटर प्रति सेकंड जितना भी दे रखा है उसको 18/5 से गुना कर दोगे तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा भी मिल जाएगा। अब ये 5/18 या 18/5 क्यों आया है? क्योंकि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो किलोमीटर को आप बना रहे हो मीटर में और घंटे को बना रहे हो आप सेकंड में। अब किलोमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ऊपर 5 नीचे 18, तो क्या बन गया? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और जब उल्टा होता है ऊपर 3600 आता है और नीचे 1000 आता है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड आ गया और ये मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ पर आ जाएगा 18/5। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने 72 को 5/18 से गुना कर दिया है, जिसके कारण हमारा आंसर आ गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या पता लग गया? हमें पता लग गया u है 20 मीटर प्रति सेकंड, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमें पता है कि s है 200 मीटर। क्यों? क्योंकि इतनी तो डिस्टेंस में हमें रोकनी है। अब हमें निकालना है a। हमें ये पता है जो v है वो तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 200 मीटर के बाद में वो चीज़ जाकर, जैसे ही 200 मीटर जाएगी वो चीज़ यहाँ जाकर रुक जाएगी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी, तो v 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, v² - u² = 2as। v की जगह पर लिख दिया 0, यहाँ पर लिख दिया 20 का स्क्वायर 2 गुना a क्या आएगा? a हमें निकालना है। s कितना दे रखा है? 200 मीटर। तो -20 का स्क्वायर क्या आएगा? 400। 200 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 400 a। तो हमें यहाँ पर निकालना है a -400/400, 4 से 4 गया, -1। अब एक्सेलरेशन की यूनिट का पता होना बहुत ज़रूरी है। यूनिट क्या आएगी इसकी? -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेयर। और यही हमारा आंसर होगा, जो कि आंसर है क्वेश्चन नंबर 104 का 2। इसमें हमने केवल v² - u² = 2s का यूज किया और आंसर निकल गया। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इन क्वेश्चंस में, जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो अपनी क्लास में, उनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिखाई देंगे एनसीईआरटी के अंदर, उनको आप ध्यान से पढ़ें और उसमें देखें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे फिजिक्स से लिए गए हैं। अब जैसे 105 नंबर को देखें तो 105 में क्या बोला गया है कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय ए ब्रिक ऑफ 3.2 किलोग्राम विद डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विद सरफेस 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज। मतलब कि 20 गुना 10 गुना 5 सेंटीमीटर की कोई इस डायमेंशन की कोई ईंट है। इसका जो द्रव्यमान है वो 3.2 किलोग्राम है और ये कितने एरिया में रखी गई है? 20 गुना 10 सेंटीमीटर के एरिया में रखी गई है। तो इस पर ज़मीन पर कितना दबाव ये डाल रही होगी? सिंपल भाषा में बात करें तो एक ईंट है और ये ईंट, इसका जो भार है वो है 3.2 किलोग्राम और इसकी जो डायमेंशन दे रखी है वो यहाँ दे रखी है कि ये 20 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, 5 सेंटीमीटर ऊंची है। ये जितनी इसने एरिया घेरा है वो एरिया घेरा है 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर का। और हमें निकालना है प्रेशर कि ये इस धरती पर कितना प्रेशर लगा रही होगी। अब आपने अगर सिंपल वैसे ही पढ़ लिया कि प्रेशर ये होता है, फोर्स ये होता है, एरिया ये होता है, और इसकी अगर आपको एप्लीकेबिलिटी नहीं आई, आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये क्वेश्चन आप निकाल नहीं पाओगे। इसमें देखो उन्हीं सारे कंसेप्ट को यूज करके आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 3.2 किलोग्राम की कोई ईंट है, वो 20 गुना 10 सेंटीमीटर का एरिया घेरी हुई है, तो ज़मीन पर कितना दबाव डाल रही होगी। तो आप सिर्फ अपने कंसेप्ट का यूज करें जो आपने याद किया था कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर अगर हमें फोर्स का पता लग जाए, एरिया का पता लग जाए, तो उसको डिवाइड करके हम प्रेशर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर फोर्स क्या है? फोर्स है m इंटू ए। अब यहाँ भी जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहाँ पर एम ए की बजाय एम जी भी लिख सकते हैं। मास है 3.2 और जी की बजाय हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे तो ये 9.8 होता है, लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए
अगर हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं भी निकला तो उसके आसपास हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा कि 3.2 को हम 10 से गुना करेंगे तो क्या मिल गया हमें मिल गया 32। ये 3.2 क्या था, किलोग्राम। तो 32 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस 32 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को क्या लिख सकता हूं मैं, 32 न्यूटन, 32 न्यूटन। अब हमें फोर्स का तो लग गया पता, फोर्स का पता लग गया है। अब हमें क्या बताना है कि एरिया कितना है। अब एरिया के लिए बात करें तो एरिया इन्होंने खुद ही दे रखा है कि वो कितने एरिया में है। एरिया इन्होंने दे रखा है 20 गुना 10, लेकिन ये क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे बनाना है मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में सब जगह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बनाऊंगा। अब अगर 1 सेंटीमीटर होता तो मैं लिखता 1/100 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब सेंटीमीटर 2 बार है, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/100 गुना 1/100, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं लिखूंगा 200/100 गुना 100, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर में। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दो तो 2/100 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे हमारी हेल्प करेगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना बताया, 32 न्यूटन, और एरिया कितना आया, ये आया 2/100। 2/100 को मैं नीचे 2 और ऊपर 100 भी लिख सकता हूँ, और ये लिखूंगा मैं किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो क्या आ गया, 2 को काट दो यहाँ से 16 को, तो 1600 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या बन गया, दाब। इतना फोर्स लगा रहा है। तो क्या किसी भी ऑप्शन में हमारा ये आंसर छुपा हुआ है, हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है 1600 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा गया है कि आपको रिलेशन बताना है कैपिटल जी और स्मॉल जी में। यहाँ आपके पास में 4 ऑप्शन हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं। इसमें से कोई एक जो इनका रिलेशन है वो सही है। इसके लिए हमें 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं पता है तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें कि कैसे हम इन दोनों के बीच का रिलेशन अभी ड्राइव करेंगे। हमारे पास में एक कैपिटल जी है और एक है स्मॉल जी। अगर मैं इसका यहीं पर नाम दूं तो यहाँ इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जो बदलता नहीं है, और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में हर जगह इस कांस्टेंट की वैल्यू एक ही रहेगी, जो होती है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जबकि जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होती है नियर द अर्थ, क्योंकि ये डिपेंड करती है अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस पर। इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी कम हो जाती है, और उसके अलावा अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं तो वहाँ भी इस जी की वैल्यू चेंज होती है। तो ये जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नियर द अर्थ है, मतलब अगर कोई चीज़ इस अर्थ के पास में है तो ये इस स्पीड के साथ में, इस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ में वो नीचे गिरेगी। ये धरती उसको अपनी तरफ इस स्पीड के साथ में खींचेगी। लेकिन जब आप दूर हो गए तो वहाँ पर ये जो ग्रेविटी है वहाँ पर कम एक्सपीरियंस होती है। जबकि जो जी है, कैपिटल जी है, ये पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस दौरान ये जो जी की वैल्यू है ये हमेशा यही रहेगी, और इसी का यूज़ करके हम 2 ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकालते हैं। अब अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से एक का मास m है और एक का मास है स्मॉल m, तो हम इनके बीच का अगर हम फोर्स निकालेंगे तो इसके लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था। न्यूटन ने अपना फॉर्मूले में क्या बताया था कि अगर हम किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स को निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले ऑब्जेक्ट का मास और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसको उसने क्या लिया, रेडियस, मतलब r, और इसका स्क्वायर।
इस तरह से उन्होंने बताया कि अगर किसी चीज़ के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब इसको हमें हटाएंगे तो यहाँ पर उन्होंने यूज किया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जो कि यूनिवर्स में कहीं भी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है तो वहाँ हम इस जी का यूज करेंगे और ये बाकी सेम टू सेम सारी चीज़ें रह जाएंगी। यहाँ जो उन्होंने वैल्यू दी इसके बारे में उन्होंने बताया कि जी की वैल्यू होगी 6.674 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो रिलेशन निकालना है इस जी का इस स्मॉल जी के साथ में। जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी का मतलब क्या है, इसमें स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि अगर अर्थ है एक ऑब्जेक्ट और अर्थ का मास अगर m है और इसके ऊपर यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, तो क्या होगा कि ये जो हमारी अर्थ है ये इसको अपनी तरफ खींचेगी और जिस फोर्स के साथ ये खींचेगी उस फोर्स में जो एक्सेलरेशन लगेगा उसे बोला जाता है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके लिए अगर हम एक फॉर्मूले को याद करें न्यूटन के सेकंड लॉ को, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगी। अगर किसी मास का वो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगी, और यहाँ पर जो मास है ये है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में हमने किसी कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर उसको कुछ एक्सेलरेट करवाया। अब हमें निकालना है कि वो फोर्स कितना हुआ। हमने जितना उसको एक्सेलरेट करवाया उसका देख लेते हैं कि वो कितनी भारी है या कितना मास है उसका और कितना एक्सेलरेट हुआ है। उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने इतना इस पर फोर्स लगाया था। लेकिन जब यही एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण हो, ग्रेविटी के कारण मतलब जब अर्थ के समीप, अर्थ के नियर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये अपनी तरफ खींचता है, तो ये जो फोर्स, जितना ये फोर्स लगाया जाता है यहाँ पर इसके एक्सेलरेशन को बोला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ भी जो फोर्स होगा ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में जो लगा है ये अर्थ के कारण लगा है, और अर्थ के कारण अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, उसमें क्या बोला था हमने कि ये जो फोर्स है वो होता है Gm/m/r²। हमने वहाँ पर m1 और m2 लिया था ना। इसमें जो m1 था एक ऑब्जेक्ट का मास था और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 था। तो मैंने यहाँ पर क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है अर्थ जिसका हमने मास ले लिया कैपिटल M, और एक है हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन उसके अंदर हुआ है इस अर्थ की ग्रेविटी के कारण, तो उसका मास ले लिया स्मॉल m। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक तो हो गया F=ma और दूसरा फॉर्मूला आ गया F=Gm/m/r²। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो क्या आएगा, ma = कैपिटल M जो कि ये किसका था, अर्थ का था, और स्मॉल m/r²। यहाँ पर मैंने जब बात की कि ये जब अर्थ के रिगार्डिंग आएगा तो हम इस a को क्या लिख सकते हैं, mg। तो यहाँ पर हम mg लिख देंगे, Gm/m/r²। यहाँ इस स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो क्या आंसर आ गया, स्मॉल g = Gm/r²। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है, और यहाँ हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में ये एग्जैक्ट दिया भी हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। एक है वेलोसिटी और एक है स्पीड। आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पीड है वो है स्केलर क्वांटिटी और जो v है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है कि किस डायरेक्शन में वो किस स्पीड से वो चीज़ गई है। और स्केलर जो कि केवल मैग्नीट्यूड को देखती है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि भाई 4 किलोमीटर आपने दूरी तय की, अब 4 किलोमीटर दूरी आपने ईस्ट में तय की, वेस्ट में तय की, नॉर्थ में तय की, साउथ में तय की, ये कोई मैटर नहीं करता। आपको बस ये बताना है कि भाई 4 किलोमीटर की मैंने दूरी तय की, तो वहाँ पर जो 4 किलोमीटर की दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही जो स्पीड है, वो स्पीड अगर आपने ये कहा कि मैं अपनी गाड़ी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेकर गया, तो इसमें आपने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में गया। तो जहाँ पर केवल आपने ये बताया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं गया,
तो वहाँ जो 45 किलोमीटर है वो केवल मैग्नीट्यूड है, तो वो केवल स्केलर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी में वही स्पीड, अगर मैं ये कहूँ कि मैं 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो वहाँ पर मैंने क्योंकि डायरेक्शन को भी बताया, तो वहाँ मैं उसको स्पीड नहीं कहूँगा, वहाँ मैं कहूँगा कि मैं इस वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में गया। तो वहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। देखिए, अगर वेलोसिटी और स्पीड, यहाँ पर मैंने बात की ना कि मैग्नीट्यूड के साथ में मैंने कहा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं गया, तो ये स्पीड है। अगर मैं कहूँ कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो ये वेलोसिटी है, तो हायर थोड़ी हुई है, ऑलवेज हायर थोड़ी हुई, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर भी तो हैं कि 45 किलोमीटर की डायरेक्शन ही ऐड किया हमने। ऑप्शन नंबर 3 में इस तरह से बताया गया है कि स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन। ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है कि स्पीड में डायरेक्शन का यूज होता है, जबकि हमें पता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन का यूज होता है। वेलोसिटी होती ही यही है कि उसकी स्पीड किसी एक दी गई दिशा की ओर बढ़ना। किसी गतिशील वस्तु का वेग एक दी गई दिशा में गति है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस इन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज 1 वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ, ट्वाइस द वेवलेंथ, 1/4 वेवलेंथ। हिंदी में बोला गया है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में किन्हीं दो अनुक्रमिक संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी है, एक तरंग दैर्ध्य या फिर आधा तरंग दैर्ध्य, दोगुनी या फिर 1/4। तो इसका मतलब आपको इसमें वेवलेंथ का पता होना जरूरी है कि वेवलेंथ होती क्या है, वेवलेंथ किसे कहते हैं। अगर आपको वेवलेंथ का पता होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जा रही होती है उसी डायरेक्शन में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी फ्लो करते हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। और इसमें जो इसने बात की कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की, ये क्या होते हैं, मतलब संपीड़न या विरलन की। जो कंप्रेशन होते हैं, इसके नाम से ही पता लगता है कि जो ये जब ये वाइब्रेशंस, जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो ये होता है कंप्रेशन, संपीड़न। और जब ये अपने आप को रिलैक्स करते हैं तो ये होता है विरलन या फिर रेयर फ्रैक्शन। अब एक कंप्रेशन ये है और अगला कंप्रेशन ये है। अब अगला कंप्रेशन यहां से शुरू हुआ है, तो इसके यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो दूरी होगी किसकी, एक वेवलेंथ की। मतलब दो कंप्रेशन के बीच की, जो दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की दूरी या फिर दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी। अब इसके आगे कंप्रेशन है, उसके आगे फिर रेयर फ्रैक्शन आएगी, तो दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये अगर कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन ये रेयर फ्रैक्शन। तो एक कंप्रेशन ये, एक कंप्रेशन ये, इसके बीच की जो दूरी है वो है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को इससे दर्शाते हैं, ये है लैम्डा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ये है एक वेवलेंथ। अब दो क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 109 और 110, इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे इससे। ये 109 क्वेश्चन नंबर क्या है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 किलोग्राम विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर प्रति सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। 20 ग्राम की एक द्रव्यमान की एक गोली है जो कि 8 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। बंदूक के प्रतिक्षेप वेग की गणना करें। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई एक बुलेट है और वो है किसी गन में और वो चलाई जाती है। उस चलाने के बाद में गन पीछे की ओर धक्का मारती है, तो वो जो धक्का मारती है उसको इसने बोला कि किस वेलोसिटी से मारती है, वो कौन सा वेग है, कितना वेग से मारती है वापिस धक्का। तो ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितना फोर्स आगे गया होगा उतना ही वह पीछे मारेगी। मतलब गन उतना ही पीछे जाएगी जितना बंदूक ने गोली को आगे फेंकने के लिए वेलोसिटी दी होगी। इसके अंदर इस मास और वेलोसिटी के लिए एक कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं मोमेंटम।
मोमेंटम क्या होता है? ये मोमेंटम प्रॉपर्टी होती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। मतलब जहाँ जहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर आप किसी गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद में वो मोमेंटम ले लेती है। स्टार्ट होने से थोड़ी देर के बाद में वो एक कांस्टेंट स्पीड से वो चलती चली जाती है। उसके बाद अगर आप उसको थोड़ी देर रोकने की कोशिश भी करेंगे तो थोड़ी देर के बाद में रुकती है। वो जो थोड़ी देर के बाद में रुकना है वो मोमेंटम के कारण ही है। अब इस मोमेंटम को निकालते कैसे हैं? ये निकालते हैं मास इनटू वेलोसिटी से। मतलब जिस स्पीड से वो जाने लग रही है किसी दिशा में, उसको अगर उसके मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम उससे उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। मतलब अगर किसी गाड़ी में जा रहे हैं, किसी कार में जा रहे हैं, तो कार में क्या होता है कि उसका कार का अपना मास है और वो किसी स्पीड से जा रही होगी, किसी वेलोसिटी से जा रही है, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कार का मोमेंटम होगा। अगर एक ट्रक का मोमेंटम है, ट्रक और कार अगर दोनों सेम वेलोसिटी से जाने लग रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो दोनों ने सेम टाइम पर ब्रेक लगाए, लेकिन फिर भी क्या होता है, क्योंकि कार का मास कम होता है, कार का मास कम होता है और ट्रक का मास ज़्यादा होता है, वेलोसिटी भले ही दोनों की बराबर थी, क्योंकि कार का मास कम है, वेलोसिटी बराबर है, ट्रक का मास ज़्यादा, वेलोसिटी बराबर है, तो मोमेंटम किसका कम होगा? कार का मोमेंटम कम होगा। अब क्योंकि कार का मोमेंटम कम है तो कार जल्दी रुक जाएगी और ट्रक बाद में जाके रुकेगा। तो ये मोमेंटम की बात हो गई। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके मिड टर्म के एग्जाम में भी, सेम टू सेम, जिसको मैंने अभी रिप्लाई किया है। अब इसके बाद में हम उस मोमेंटम का यूज यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ पर पूछा गया है कि भाई एक गन है, वो कितने की है? वो है 8 किलोग्राम की, और उसके अंदर जो बुलेट है वो कितने की है? वो है 20 ग्राम की। अब इस 8 किलोग्राम की गन ने 20 ग्राम की गोली को बाहर फायर किया है, तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी। तो बता दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है, अगर मैं 20 ग्राम को क्या बोलूं कि ये मास ऑफ बुलेट है, एमबी है, तो ये 20 ग्राम है, और इसकी जो वेलोसिटी को अगर मैं वी बी लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं? ये है 400 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर जो मास ऑफ गन है, इसको अगर मैं एम लिख दूं तो क्या लिखूंगा? 8 kg। और इसकी अगर वेलोसिटी हम निकालें, यही तो निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये हम अगर निकालें तो हम किसका यूज करेंगे? तो हम या यूज करेंगे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम का। यहाँ पर क्लोज सिस्टम है कि एक गन है और उस गन के अंदर है बुलेट, तो ये क्लोज सिस्टम है। तो ये फायर करने से पहले इसका मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा, चल ही नहीं रही है, और इसके अंदर जो चेंज होगा वो भी 0 ही होगा। अब चलने के बाद में गोली के अंदर भी मोमेंटम आया और बंदूक के अंदर भी मोमेंटम आया। अब इनके मोमेंटम के अंदर चेंज की बात करें तो भी हम देखेंगे कि उतना ही मोमेंटम आया है जितना कि गन में आया है, बुलेट के अंदर भी उतना ही आया है। इसका मतलब अगर इनके अंदर अंतर की बात करें तो वो भी 0 ही मिलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट ये 0 रहेगा। इसका मतलब अगर मैं मोमेंटम को अगर इसका फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं कि एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी इक्वल टू 0, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर बता दिया है कि एम जी कितना दे रखा है, वी जी कितना दे रखा है। अब इसमें एम जी कितना दे रखा है? 8 किलोग्राम। वी जी हमें निकालना है। अब एम बी वी बी को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा? एम बी वी बी इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन। अब मास ऑफ बुलेट कितना है? 20 ग्राम। 20 ग्राम को हम यहाँ पर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ गन किलोग्राम में है, तो 20/1000 लिख दें तो कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसमें? 400 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर है 8 वी जी, इसको काटो। अब इस 2 0 से इस 2 0 को काटो, यहाँ पर 8 वी जी आ गया, और यहाँ 4 दूनी 8 ग्राम मीटर, ये किलोग्राम है, मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ भी 8 किलोग्राम था, तो किलोग्राम से किलोग्राम भी कट जाएगा ना। यहाँ पर 8 वी जी बच गया, यहाँ 8 मीटर प्रति सेकेंड बच गया, तो 8 से 8 भी काट दो, तो वी जी आ गया कितना? -1 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर इस माइनस को आप ना भूलें, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ये माइनस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ प्लस था, तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर गए तो इसने साइन चेंज कर लिया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। वेलोसिटी ऑफ गन, जो कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है, वो -1 मीटर प्रति सेकेंड, और हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। एक गर्ल है इज कैरिंग ए स्कूल बैग ऑफ 3 किलोग्राम मास ऑन हर बैग। मतलब कोई लड़की है,
ये लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम का कोई बैग टांग कर जाने लग रही है। और कहाँ जा रही है ये? मूव 200 मीटर। ये अपनी यहाँ से 200 मीटर की दूरी तय की इसने ऑन ए लेवल्ड रोड, मतलब ये रोड बिल्कुल सीधा है। द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, हमें क्या निकालना है? हमें वर्क डन निकालना है किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में अगर कोई काम हो रहा होगा तो वो कब हो रहा होगा? या तो कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही होगी या कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही होगी, तब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कोई वर्क डन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली इधर जा रही है या इधर जा रही है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह सेम रहेगा, सब जगह ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा। जब हम इस सेंटर से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, और जब हम ऊपर से नीचे सेंटर की तरफ कोई चीज़ भेजेंगे, मतलब अगर हम छत से कोई चीज़ नीचे गिराएंगे तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता चला जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ इधर जा रही है या फिर हॉरिजॉन्टली दूसरी साइड जा रही है तो वहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होता। तो इसलिए हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो 3 किलोग्राम का लेकर जा रही है, 1000 किलोग्राम का लेकर जा रही है, 200 मीटर जा रही है या फिर 2 किलोमीटर जा रही है, इसमें इसका वर्क डन क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है कि जो वर्क डन है वो होता है mgh, क्योंकि इसने कोई हाइट ली ही नहीं, हाइट 0 है, किसी भी हाइट पर नहीं गई, ना तो ऊपर गई है ना नीचे आई है। तो क्योंकि ये 0 है तो चाहे मास कुछ भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ भी हो, हाइट 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर निकल गया। और इस तरह से हमने आज सेट के पार्ट 2 के भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बने रहिए स्लाइसिंग साइंस के साथ। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग विद स्लाइसिंग साइंस।